देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014 एंड 2013। 2014 हमारा करंट ईयर है, 2013 हमारा लास्ट ईयर। शेयर कैपिटल दिया गया है। लास्ट ईयर हमारी शेयर कैपिटल 22 लाख थी, करंट में 24 लाख रुपीज़ हो गई। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 2 लाख रुपए ऐड होगा। शेयर कैपिटल, लोन्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो लोन्स होते हैं ये सारे हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया है। लास्ट ईयर 4 लाख रुपीज़ था, करंट में 6 लाख हो गया। 2 लाख रुपए हमारा नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लोन दिए गए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। लास्ट ईयर 3,40,000 था, करंट में 4,80,000 हो गया। 1,40,000 रुपीज़ का इंक्रीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा। अगर इस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो वो 2 जगह जाता है, इंटरेस्ट लोन नॉन कैश आइटम में ऐड होता है और फाइनेंसिंग में लेस होता है। यहाँ पर तो नहीं दिया गया, ना ही कोई वर्किंग नोट दिया गया है। चेक करेंगे कोई एडजस्टमेंट अगर गिवन है तो। ट्रेड पेबल हमारा वर्किंग कैपिटल में जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। करंट डे का टैक्स ऐड होगा और लास्ट डे का टैक्स लेस होगा। अगर नीचे एडजस्टमेंट में भी कोई टैक्स दिया है तो फिर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी देखेंगे कि इन पर कोई एडजस्टमेंट गिवन है या नहीं दी गई। फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं। फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं। फिक्स एसेट्स लास्ट डे का बैलेंस दिया है, करंट डे का भी दिया है। वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए, डेप्रिसिएशन का लास्ट डे का करंट डे का बैलेंस दिया गया है और मशीनरी का भी लास्ट डे और करंट डे का बैलेंस दिया गया है। चेक करते हैं क्या इन दोनों पे कोई एडजस्टमेंट गिवन है। वैसे तो फिक्स एसेट्स हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है और डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम में जाता है। चेक करते हैं कि इन पे कोई एडजस्टमेंट तो गिवन नहीं है। यस, देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹48,000। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 48,000 रुपीज़ थी, जिस पर 32,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लग गया। मीन्स 48,000 माइनस 32,000। 48 में से अगर हम 32 लेस कर दें 16,000 रुपीज़ की मशीन बचती है। एंड 16,000 रुपीज़ की मशीन हमने 12,000 रुपीज़ में सेल कर दी। 16,000 रुपीज़ की मशीन अगर हमने 12,000 में सेल कर दी, 4,000 रुपीज़ का हमारा लॉस हो गया। मीन्स नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया गया है और मैंने बताया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट्स के उस पार्ट पे लगता है जिसे हम सेल करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हमें दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही होता है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर एंड करंट डे का बैलेंस दिया गया है डेप्रिसिएशन का। नीचे एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन है और फिक्स एसेट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सारी जो एडजस्टमेंट है वो किस पर है, फिक्स एसेट पर तो है। तो दोनों अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होंगे। पहले हम प्रिपेयर करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों का मतलब सेम ही होता है। प्रोविजन लिख दीजिए या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दीजिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर 3 लाख रुपए था, करंट डे में 4 लाख हो गया, ठीक है। तो लास्ट डे का बैलेंस है 3 लाख। लास्ट डे का बैलेंस का मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंस। जितने भी रिजर्व्स और प्रोविजंस होते हैं वो हमारी लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आते हैं। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब लास्ट डे का बैलेंस होता है, ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी 3 लाख, टू बैलेंस सीडी 4 लाख। इन ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा नीचे एडजस्टमेंट में कौन सा डेप्रिसिएशन दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया गया है। एसेट्स के उस पार्ट पे लगता है जिसे हम सेल कर देते हैं, वो कितना है 32,000, राइट। तो यहाँ गया टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर उस अकाउंट का नाम आता है, उस एसेट्स का नाम आता है जिस पर ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया, जिस पर डेप्रिसिएशन लगा है। तो टू मशीनरी अकाउंट
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000। क्लोज करेंगे, हमारी डेबिट साइड बढ़ी आ रही है 4,32,000, ये 4,32,000, 4,32,000 में से लेस कर देंगे 3 लाख, तो 1,32,000 रुपीज़ हमारे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकल गई। और यही बैलेंसिंग फिगर हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है। ये लिखेंगे हम बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है जो कि कहाँ पर जाएगा, ये नॉन कैश आइटम में जाएगा। ये हमारा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड या चार्ज ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में भी समझाया था, ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन है। ये टोटल डेप्रिसिएशन ही नॉन कैश आइटम में जाएगा, यही नॉन कैश आइटम में जाकर ऐड होगा। ठीक, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में जाएगा। ये फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम। आते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जो कि हमारी कौन सी है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी हमारी एसेट्स है, एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आते हैं। मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस बीडी, देखिए मशीनरी, मशीन का ओपनिंग बैलेंस 20 लाख रुपए है और क्लोजिंग बैलेंस 25,40,000 रुपीज़ है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी 20 लाख, ओपनिंग बैलेंस का मतलब लास्ट डे का बैलेंस। बाय बैलेंस सीडी करंट डे का बैलेंस 25,40,000। ठीक है, जिस मशीन को हमने सेल किया उस पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा, उस पर टोटल 32,000 रुपीज़ तो डेप्रिसिएशन लगा। ये हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। बाय बैंक अकाउंट सेल हमने उसको 12,000 में सेल कर दिया। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उसको सेल करने पर हमें 4,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। एक बार इनकी डिटेल दोबारा देता हूँ। देखिए 48,000 रुपीज़ की मशीन थी जिस पर 32,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लग गया। 48 माइनस 32 ये बचा हमारा 16,000, और 16,000 की मशीन हमने 12,000 रुपीज़ में सेल कर दी। 4,000 रुपीज़ का हमारा लॉस है। यही 4,000 रुपीज़ का लॉस हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, लॉस ऑन सेल 4,000 रुपये। ठीक है, क्लोज करेंगे, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। इन सबको हमने प्लस किया 25,88,000, ये 25,88,000, 25,88,000 में से 20 लाख रुपीज़ लेस कर दो। अगर बैलेंस डेबिट साइड में निकलता है तो वो हमारा परचेजेज होगा, टू बैंक अकाउंट परचेजेज। इतनी एसेट्स हमने करंट ईयर में परचेज की है। बैलेंसिंग फिगर 5,88,000, राइट। जो एसेट्स हमने परचेज की है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होगी, माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये जाके माइनस हो जाएगी। जो एसेट्स हमने सेल की है 12,000 रुपीज़ की एसेट्स हमने सेल कर दी, ये सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, प्लस। एसेट सेल करने पर पैसा हमारे पास आ रहा है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगा। सेल करने पे हमें लॉस हुआ है 4,000 रुपीज़ का, ये नॉन कैश आइटम में जाएगा। ये नॉन कैश आइटम में क्या होगा, प्लस, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हमारा नॉन कैश आइटम है और ये नॉन कैश आइटम में जाकर ऐड हो जाएगा। तो ये दो अकाउंट यहाँ पर बनने थे। ठीक है, टैक्स अकाउंट यहाँ पे बना ही नहीं क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में टैक्स नहीं दिया गया। एक बार दोबारा बता देता हूँ। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस,
उस एसेट का हम डिटेल देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उस एसेट्स को जिसको हम सेल कर रहे हैं, उस पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा 32,000 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उस एसेट को कितने में सेल किया बाई बैंक अकाउंट सेल 12,000। सेल करने पे लॉस हुआ तो क्रेडिट में ही आएगा बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, लॉस ऑन सेल। सेल करने पे अगर प्रॉफिट होता तो वो डेबिट साइड में आ जाता, राइट। सेल किए एसेट्स, चाहे एसेट्स को हम सेल करें या एसेट्स को परचेज करें, दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाते हैं। एसेट्स को सेल किया है तो सेल करने पे पैसा हमारे पास आएगा, ये कैश इनफ्लो हो गया, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। परचेज करने से कैश हमारे पास से जाएगा, ये कैश आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस होगा। सेल करने पे लॉस हुआ है, नॉन कैश आइटम में ऐड होगा। अगर सेल करने पे प्रॉफिट हो जाता तो वो नॉन कैश आइटम में माइनस हो जाता। क्लियर? आगे आते हैं फिक्स एसेट्स के बाद इंटेंजिबल एसेट्स है, वर्किंग नोट नंबर 3। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारी गुडविल है, ये लास्ट ईयर 2,24,000 थी, करंट में 80,000 रुपीज आ गई। मीन्स इंटेंजिबल एसेट्स हमारी पहले से कम हो गई, नॉन कैश आइटम में ऐड होगी, अमोर्टाइज हुआ है। नेक्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, क्लोजिंग क्लोजिंग में। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल में जाते हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं है। कैश का बैलेंस है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेक करने के लिए यूज़ किया जाएगा, और कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट भी हमने चेक कर ली। स्टार्ट करते हैं। दोनों अकाउंट हम प्रिपेयर कर चुके हैं। पहले हम बनाएंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर हमारा 4 लाख था, करंट में 6 लाख हो गया, 2 लाख रुपए हमारा नेट प्रॉफिट है। ये पुट कर देंगे। इसमें ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। करंट का टैक्स 1 लाख है, ये ऐड होगा, और जो लास्ट ईयर का टैक्स है 1,54,000 वो ऑपरेटिंग में लास्ट में जाकर माइनस होगा। तो ऐड कर देंगे यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 1 लाख। ऐड करते हैं इसके अंदर इंक्रीज इन जनरल रिजर्व्स, नहीं दिया गया। ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड, लास्ट ईयर नहीं दिया गया। ऐड करते हैं इंटीरिम डिविडेंड, वो भी नहीं दिया गया। तो 2 और 1 3 लाख रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया। ऐड होगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। ऐड होगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाए, मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन लगाए वो हमने कैलकुलेट किया। देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनाया है। टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगाए 1,32,000। यही 1,32,000 हमें नॉन कैश आइटम में ऐड करना होगा। 1,32,000, राइट। ये आ गया यहाँ पे। ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,32,000। ऐड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000। मशीनरी के सेल करने पे 4,000 भी लॉस हुआ था, ये नॉन कैश आइटम में चला गया। ऐड होगी गुडविल रिटर्न ऑफ मिस अमोटाइज। लास्ट ईयर गुडविल हमारी कितनी थी? लास्ट ईयर गुडविल हमारी 2,24,000 रुपीज़ थी, करंट में सिर्फ 80,000 रह गई। तो 2,24,000 से 80,000 रुपीज़ आ गई। 2,24,000 माइनस 80, 1,44,000 रुपीज़ से गुडविल हमारी अमोटाइज हो गई, कम हो गई। ये भी ऐड कर दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉफिट होता तो हम यहाँ पर लेस करते, कोई भी प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया गया। 3 लाख में ये तीनों आइटम ऐड करेंगे, 5,80,000 रुपीज़ आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ पे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट की जाएगी, वर्किंग कैपिटल की। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज बढ़ती है तो ऐड, करंट लायबिलिटीज कम होती है तो लेस। करंट एसेट्स का ऑपोजिट इफेक्ट होता है। अगर करंट एसेट्स हमारी पहले से इंक्रीज होंगी तो लेस, अगर करंट एसेट्स पहले से डिक्रीज हो जाएंगी तो ऐड।
चेक करते हैं पहले करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारी एक ही करंट लायबिलिटीज है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल लास्ट ईयर 4,08,000 था, करंट में 3,58,000 हो गया। करंट लायबिलिटीज हमारी पहले से कम हो गई। अगर करंट लायबिलिटीज हमारी पहले से कम हो गई तो हम इसे लेस कर देंगे। कितनी कम हुई है? 4,08,000 से 3,58,000 हो गई। ट्रेड पेबल हमारे 50,000 रुपीज़ से कम हुए हैं, ठीक है। अगर कम हुए हैं तो माइनस किए जाएंगे, माइनस भी ले देंगे। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 50,000। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन वर्किंग कैपिटल में यूज नहीं होता, ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। आते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आता, यूज नहीं करते क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्री लास्ट ईयर 2,44,000 थी, करंट में 2,58,000 हो गई। इन्वेंट्री भी हमारी 16,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। अगर इन्वेंट्री हमारी 16,000 रुपीज़ से बढ़ रही है तो कैश का फ्लो हमारा कम हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस कर दिया जाएगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 16,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर हमारी 2,86,000 थी, करंट में ट्रेड रिसीवेबल 340 हो गई। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा बढ़ गया, 54,000 रुपीज़ से बढ़ गया, ये भी माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 54,000 मीन्स यहाँ पर कोई भी वर्किंग कैपिटल हमारी प्लस नहीं हुई, कैश इंक्रीज नहीं हुआ, इनसे सभी से डिक्रीज हुआ है। 5,80,000 में से तीनों माइनस कर दिए जाएंगे। 4,60,000 रुपीज़ हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। इसमें से लेस किया जाएगा पेमेंट ऑफ टैक्स लास्ट ईयर, जो कि कितना है? 1,54,000 है। 4,60,000 में से 1,54,000 माइनस करेंगे, 3,06,000 रुपीज़ हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। प्लस का अमाउंट आया है तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिंग, बी पार्ट हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारी दो हमारी फिक्स एसेट्स हैं, दो हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट तो कम हो गई थी, वो तो चली गई नॉन कैश आइटम में। सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारी प्लांट एंड मशीनरी है और इसके लिए हमने अकाउंट बनाया है। तो प्लांट एंड मशीनरी हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है, जिसके अंदर हमने 12,000 रुपीज़ की प्लांट एंड मशीनरी सेल की है, जिससे हमारे पास 12,000 रुपीज़ कैश आएगा। ये 12,000 रुपीज़ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा। और 5,88,000 रुपीज़ की हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, जिससे हमारे पास एक कैश आउटफ्लो है, कैश जाएगा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेस हो जाएगा। देखिए, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो कि मशीनरी है 12,000, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स मिस मशीनरी 5,88,000, और इसके अलावा कोई फिक्स एसेट्स, कोई भी नॉन करंट एसेट्स नहीं दी गई। माइनस का 5,88,000 प्लस का 12, तो माइनस का 5,76,000 रुपीज़ बचा। माइनस का है तो ये हो गया हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आते हैं थर्ड पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शेयर कैपिटल हमारी लास्ट ईयर 22 लाख थी, करंट डे में बढ़कर 24 लाख रुपीज़ हो गई। 2 लाख रुपए से हमने शेयर्स इशू किए हैं, जिससे हमारी कैश का फ्लो इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा कैश इनफ्लो है 2 लाख। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता। लॉन्ग टर्म लोन्स लास्ट ईयर 3,40,000 थे, करंट डे में 4,80,000 हो गई। 1,40,000 रुपीज़ का लॉन्ग टर्म लोन भी हमने लिया है। तो प्रोसीड, या तो प्रोसीड वर्ड लिख दो या फिर इंक्रीज लिख दो। प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,40,000, और इसके अलावा कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नहीं दी गई। फाइनेंस एक्टिविटी में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पता है नहीं है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड नहीं है, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड नहीं है, कोई भी आइटम नहीं दिया गया। तो 3 और 1
और 2 और 1 3,40,000 रुपीज़ हमारा प्लस का अमाउंट आ गया, जो कि हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस कर देंगे, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग। प्लस की 3,06,000 और 3,46,000 मीन 6,46,000 रुपीज़ तो हमारा प्लस का है, जबकि 5,76,000 माइनस का है। जब तीनों को प्लस करेंगे तो प्लस का अमाउंट आएगा। 6,46,000 में से 5,76,000 माइनस कर दो तो 70,000 रुपीज़ हमारा प्लस का अमाउंट आ गया। ये हो गया हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट A प्लस B प्लस C मीन्स ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग। अगर इसके अंदर हम ऐड कर दें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस, तो वो क्लोजिंग बैलेंस से टैली हो जाना चाहिए, तब तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज गलत है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। देखते हैं दोनों के ओपनिंग बैलेंस कितने। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस 7,50,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,50,000, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख, दोनों का टोटल 10,50,000। ऐड कर दिया, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस एट द बिगिनिंग। 70,000 में 10,50,000 ऐड किया तो ये हो गया 11,20,000। मीन्स हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस 11,20,000 रुपीज़ होना चाहिए। चेक करते हैं क्या ऐसा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस 6,40,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 4,80,000। 640 प्लस 480 दोनों को प्लस करेंगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 640, क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट 480, दोनों को प्लस किया 11,20,000। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। मीन्स टैली हो गया, इनमें हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है, राइट।